Hello students, very warm welcome to our online class once again. I am Braj Mohan Tiwari, your SST teacher. Today I am going to teach you Geography chapter 6 and the topic is water and its circulation अर्थात जल और इसका परिसंचरण. In this chapter you will learn about the water cycle. इस अध्याय में हम जल चक्र पर चर्चा करेंगे. What is fresh water and its sources? इस अध्याय में हम शुद्ध जल क्या है और इसके स्रोत क्या हैं इस पर चर्चा करेंगे. अबाउट सैलिनिटी एंड टेम्परेचर ऑफ ओशियन वाटर. इस अध्याय में हम महासागर के जल और उसके खारापन तथा तापमान पर चर्चा करेंगे. वाटर वेव्स, तरंगे क्या हैं या लहरें क्या हैं इस पर विचार विमर्श करेंगे. हाउ ए सुनामी अकर्स एंड इट्स इफेक्ट्स. सुनामी कैसे उत्पन्न होता है और इसके प्रभाव क्या हैं इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे. अबाउट टाइड्स एंड देयर इम्पोर्टेंस. ज्वार भाटे क्या हैं, वो कैसे बनते हैं और उनका महत्व क्या है, यानी ज्वार भाटा कैसे उत्पन्न होता है और उनका महत्व क्या है इस पर चर्चा करेंगे. एंड एट लास्ट व्हाट आर ओशियन करेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स. और अंत में महासागरीय धाराएं क्या हैं और इनके प्रभाव क्या पड़ते हैं इस पर चर्चा करेंगे. लेट अस स्टार्ट नाउ. द टर्म वाटर इज सिनोनिमस विथ लाइफ. हम सभी को पता है कि जल एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है. जल के बिना जीवन संभव नहीं है, इसीलिए जल हमारे जीवन का पर्याय है. वाटर इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ Water is essential for the survival of all living beings on earth and is also a very important natural resource. जल पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवों के अस्तित्व के लिए आवश्यक है और जल एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन भी है. In fact, the presence of water in large quantities makes our earth unique among all the planets of the solar system. वास्तव में बड़ी मात्रा में पृथ्वी पर पानी की जो मौजूदगी है यह हमारे पृथ्वी को सौरमंडल के अन्य ग्रहों से अद्वितीय बनाता है, अनोखा बनाता है, यानी पृथ्वी एक अनुपम ग्रह है. नाउ कम टू द मेन टॉपिक. अबाउट 71% ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर. यानी पृथ्वी के सतह का लगभग 71% भाग पानी से आच्छादित है, यानी पानी से ढका हुआ है. नो वंडर देन दैट आवर अर्थ इज ऑफन रेफर्ड टू एज ए वाटरी प्लेनेट. इसी वजह से पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहते हैं. ऑल द वाटर बॉडीज सच एज द ओशियन, सीज, रिवर्स, लेक्स एक्सेट्रा टुगेदर मेकअप द हाइड्रोस्फीयर. जितने भी पृथ्वी पर जलाशय हैं जैसे महासागर, समुद्र, नदियाँ, झीलें इत्यादि, ये सब मिलकर जलमंडल का निर्माण करते हैं. इट ऑल्सो इंक्लूड्स आइस शीट्स इन द पोलर एंड हाई माउंटेन रीजन्स, अंडरग्राउंड वाटर एंड वाटर वेपर इन द एयर. और जलमंडल में जो ध्रुवीय प्रदेश होते हैं या ऊंचे पर्वत होते हैं, वहाँ पर जो बर्फ़ की चादरें होती हैं या फिर ज़मीन के नीचे भूमिगत जल जो होते हैं और हवा में जो जल वाष्प की मात्रा होती है, यह भी जलमंडल के ही भाग हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. वाटर साइकिल यानी जल चक्र. जल चक्र क्या है? The water cycle of the hydrological cycle is the continuous change of water from one physical state to another and circulation from the surface of the earth to the atmosphere and back. जल चक्र किसे कहते हैं? The water cycle और the hydrological cycle is the continuous change है, यानी जल चक्र लगातार जल के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं. ओशियन वाटर एवोपरेट्स ड्यू टू द सन्स हीट एंड रीचेज द एटमॉस्फेयर एज वाटर वेपर. महासागर का जो पानी है वो सूर्य के प्रकाश या सूर्य की गर्मी के वजह से वाष्पित होता है और वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में मौजूद
रहता है वहाँ पहुँचता है जल वाष्प के रूप में, यानी महासागर का पानी सूर्य की गर्मी के वजह से वाष्पित होकर जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में पहुँचता है। इन द अपर लेयर्स ऑफ एयर कूलिंग एंड कंडेंसेशन टेक प्लेस एंड द वाटर वेपर चेंजेज इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। और वायुमंडल के ऊपरी परत पर पहुंचने के बाद ये ठंडा होता है, उसके बाद संघनित होता है और ये जो जल वाष्प है वो पानी की बूंदों में तब्दील हो जाता है। दिस ग्रो इन साइज एंड इवेंचुअली फॉल डाउन एज प्रेसिपिटेशन। और ये जो पानी की बूंदें हैं उनका आकार धीरे धीरे बढ़ता है और वह प्रेसिपिटेशन यानी अवक्षेपण के रूप में नीचे गिरता है। Some of the water falling on the land ships down into the earth, while most of it flows into rivers which again join the ocean. ये जो प्रेसिपिटेशन होता है यानी जल की बूंदें जब धरती पर गिरती हैं तो कुछ भाग यानी जल का कुछ भाग धरती के नीचे चला जाता है, जबकि अधिकांश जल नदियों में बह जाता है और फिर जाकर महासागर में मिल जाता है। एवोपरेशन स्टार्ट्स ऑल ओवर अगेन एंड द साइकिल कंटिन्यूज। इस प्रकार फिर वाष्पीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और ये जो जल चक्र है वो लगातार चलते रहता है। यानी पृथ्वी पर जल की मात्रा आज से पहले यानी बहुत पहले जितना था आज भी उतना ही मात्रा है, क्योंकि ये जल चक्र लगातार चलते रहता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। फ्रेश वाटर, शुद्ध जल। अब शुद्ध जल क्या है? वाटर दैट कंटेन्स वेरी लिटिल डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स इज कॉल्ड फ्रेश वाटर। यानी जिस पानी में नमक की मात्रा यानी लवण की कम मात्रा हो उसे हम शुद्ध जल कहते हैं। ऑल्दो अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, वेरी लिटिल ऑफ इट इज फ्रेश। हालांकि पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग पानी से ढका हुआ है, लेकिन बहुत कम पानी शुद्ध होता है। About 97% of the Earth's water is in oceans and seas। यानी पृथ्वी पर जितना पानी है उसका लगभग 97% महासागरों और समुद्रों में है। दिस इज सलाइन वाटर एंड इज नॉट सुटेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। और ये समुद्र और महासागर का जो पानी होता है वो खारा होता है, नमकीन होता है और यह मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं होता है। द रिमेनिंग 3% इज फ्रेश वाटर। और जो 3% पानी बचा वो शुद्ध जल होता है। आउट ऑफ दिस 2% इज इन द फॉर्म ऑफ आइस कैप्स। इसमें से भी 2% बर्फ के रूप में मौजूद है और हिमनद या हिमखंड के रूप में मौजूद है, विच कैन नॉट बी रीच्ड बाय अस, जो हम तक नहीं पहुंचता है। दस ओनली 1% ऑफ द अर्थ्स वाटर इज इजली अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज। इस प्रकार पृथ्वी का जल का केवल 1% भाग ही आसानी से उपलब्ध है और मनुष्यों के इस्तेमाल के लायक है। इट इज़ फाउंड एज सरफेस वाटर इन रिवर्स। और ये जो 1% पानी है वह भी सतह जल के रूप में नदियों में मौजूद है, झीलों में मौजूद है और कुछ भाग भूमिगत है यानी भूमि के नीचे है। एंड एज वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, और वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, सलाइन वाटर यानी खारा पानी। खारा पानी क्या है? वाटर कंटेनिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड साल्ट्स इज कॉल्ड सलाइन वाटर। यानी जिस पानी में बड़ी मात्रा में नमक घुला हुआ हो या लवण घुला हुआ हो उसे हम खारा पानी कहते हैं। द ओशियंस एंड सीज हैव सलाइन वाटर। महासागर और समुद्रों का जल खारा होता है, नमकीन होता है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स डिजॉल्व इन ओशियन वाटर, बट सोडियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट एंड कैल्शियम सल्फेट आर द मेन वंस। हालांकि समुद्र के जल में अनेक प्रकार के लवण या नमक घुले होते हैं, लेकिन इसमें सबसे जो कॉमन है वो है सोडियम क्लोराइड, जिसे हम नमक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट एंड कैल्शियम सल्फेट प्रमुख है। द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन द ओशियन वाटर इज कॉल्ड सैलिनिटी। अब समुद्र के या महासागर के जल में नमक की जो मात्रा होती है, लवण की जो मात्रा होती है, उसे हम सैलिनिटी यानी खारापन कहते हैं। द सैलिनिटी ऑफ ओशियन वाटर इज ऑन एवरेज
35 per thousand. This means that in 1000 grams of ocean water there are 35 grams of dissolved salts. यानी जो नमक की मात्रा होती है प्रति 1000 ग्राम, वो 35 ग्राम उसमें नमक घुले होते हैं. सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर इज हाउएवर नॉट द सेम एट ऑल प्लेसेज. हालांकि जो महासागरीय जल होता है उसका खारापन हर जगह एक समान नहीं होता है. इट डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स. यानी समुद्र के या महासागर के जल के खारा होने के कई एक कारक हैं. वो इस प्रकार हैं: रेट ऑफ इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण का दर, अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन अवक्षेपण की मात्रा, अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर दैट इज एडेड टू द ओशियन, और कितना शुद्ध जल महासागर में आकर मिलता है उसका मात्रा भी समुद्र के या महासागर के जल के खारापन के लिए जवाबदेह है. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, टेम्परेचर ऑफ ओशियन वाटर. यानी महासागर के जल का तापमान. द टेम्परेचर ऑफ ओशियन वाटर इज नॉट द सेम एवरीवेयर एंड एट ऑल टाइम्स ऑफ द ईयर. यानी साल के हर समय और हर जगह महासागर का तापमान एक समान नहीं होता है. ओशियंस आर द वार्मेस्ट नियर द इक्वेटर एंड बिकम कूलर टुवर्ड द पोल्स. यानी महासागर जो हैं वो विषुवत रेखा के पास सबसे गर्म होते हैं, और जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर यानी पोल्स की ओर जाते हैं वहाँ ये ठंडा होते जाते हैं. द डिफरेंसेज बिटवीन द समर एंड विंटर टेम्परेचर ऑफ द ओशियंस आर ग्रेटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर ड्यू टू द वास्ट एक्सपेंस ऑफ वाटर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर. यानी जो अंतर है गर्मी और जाड़े में तापमान का, वो उत्तरी गोलार्ध में सबसे अधिक होता है दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज. इम्पोर्टेंस ऑफ ओशियन. ये महासागर का हमारे जीवन में या पृथ्वी पर मौजूद जीव जंतुओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसका क्या महत्व है. द ओशियंस आर यूजफुल टू अस इन ए नंबर ऑफ वेज. यानी महासागर जो है हमारे लिए अनेक प्रकार से फायदेमंद हैं. ओशियंस आर द प्राइम सोर्स ऑफ ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन. यानी महासागर जो हैं वो आर्द्रता और अवक्षेपण के मुख्य स्रोत हैं. दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल रीजन्स. ये तटीय क्षेत्र के जलवायु को मॉडरेट करते हैं यानी जीवन के लायक अनुकूल बनाते हैं. मैरीन लाइफ फाउंड इन द ओशियंस वाटर्स प्रोवाइड्स ए सोर्स ऑफ लाइवलीहुड टू मेनी पीपल. जो जल में जीव पाए जाते हैं जैसे मछली वगैरह, ये अनेक लोगों की जीविका के साधन होते हैं. सॉल्ट्स डिजॉल्व इन द ओशियन वाटर्स एंड मिनरल डिपॉजिट्स ऑन द ओशियन फ्लोर आर इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट टू अस. यानी समुद्र महासागर के जल में जो नमक घुले होते हैं और जो खनिज लवण पाए जाते हैं वो हमारे लिए आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं. ओशियनिक वेव्स एंड टाइड्स कैन बी हार्नेस्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. और जो महासागरीय तरंगे या लहरें तथा ज्वार भाटे होते हैं उनसे बिजली पैदा किया जाता है. ओशियन सर्व एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. और महासागर परिवहन के साधन के रूप में भी इस्तेमाल में लाए जाते हैं. नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, सर्कुलेशन ऑफ ओशियन वाटर. यानी महासागरीय जल का परिसंचरण. द वाटर्स ऑफ द ओशियंस आर कंस्टेंटली इन मोशन. यानी महासागर के जो जल होते हैं वो लगातार गतिशील होते हैं. दे मूव हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली. यानी ये लंबवत और हॉरिजॉन्टली दोनों, ऊर्ध्वाधर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली गतिशील होते हैं. द मूवमेंट्स ऑफ ओशियन वाटर्स आर ऑफ टू टाइप्स. और ये जो इनके मूवमेंट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं. एक वेव्स यानी लहरें या तरंगे, एंड करेंट्स अर्थात धाराएं. दीज मूवमेंट्स आर काउड ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स. अब ये गतियां जो हैं क्यों हैं, इसके अनेक कारक हैं जैसे डिफरेंसेज इन टेम्परेचर, डिफरेंसेज इन सैलिनिटी, वेरिएशन इन द डेंसिटी ऑफ सी वाटर, प्रिवेलिंग विंड्स. यानी तापमान में जब अंतर होता है तब डिफरेंस इन सैलिनिटी यानी खारापन में अंतर होने के बाद, और वेरिएशन इन द डेंसिटी ऑफ सी वाटर यानी समुद्र जल के जो घनत्व हैं उसमें जब वेरिएशन होता है इस वजह से ये मूवमेंट उत्पन्न होता है.
ऑफ प्रिवेलिंग विंड्स, यानी उस समय जो हवाएं चलती हैं उसके वजह से ये ओशियन वाटर होते हैं। तब कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, वेव्स। वेव्स किसे कहते हैं, यानी लहरें या तरंगे। वेव्स आर द अल्टरनेट अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स काउड बाय द विंड्स, यानी हवा के प्रभाव के कारण जब बारी बारी से जल के जो कण हैं, जल के जो अणु हैं वो ऊपर और नीचे होते हैं, तो इसे हम तरंगे कहते हैं या लहरें कहते हैं। When blowing winds disturb the surface of water, waves are produced, यानी जब बहती हुई हवाएं सतही जल को यानी महासागर के जल के स्तर को डिस्टर्ब करते हैं, तब लहरें उत्पन्न होती हैं। Now move to the next page. सुनामी। सुनामी क्या है? The term tsunami comes from the Japanese word su meaning harbor and nami meaning wave, यानी सुनामी शब्द की उत्पत्ति जापान से हुआ है। यानी सुनामी एक जापानी शब्द है जो जिसमें सु का अर्थ होता है हार्बर यानी बंदरगाह, और नामी का मतलब तरंग या लहर होता है। यानी जब समुद्र के जल में लहर उत्पन्न होता है तो उससे सुनामी उत्पन्न होता है। ट्रेडिशनली सुनामी इज रेफर टू एज ए ह्यूज टाइडल वेव, यानी परंपरागत रूप से सुनामी को हम बड़ा ज्वार भाटीय तरंग कहते हैं। सुनामीज आर काउड बाय अर्थक्वेक्स बोथ ऑन लैंड एंड अंडर वाटर, वोल्केनिक एरप्शंस ऑन द ओशियन फ्लोर एंड अंडर वाटर एक्सप्लोजन्स एंड लैंडस्लाइड। तो आखिर सुनामी उत्पन्न कैसे होता है? तो जब समुद्र के नीचे या धरती पर या अंडर वाटर जब भूकंप आते हैं या फिर वोल्केनिक एरप्शंस होते हैं, यानी ज्वालामुखी जब फटते हैं या भूस्खलन होते हैं या जल के नीचे कोई विस्फोट होता है, तो इस वजह से सुनामी उत्पन्न होते हैं। एज दिस वेव्स अप्रोच द कोस्ट दे बिल्ड अप इन हाइट एंड अपॉन स्ट्राइकिंग द लैंड काउज मैसिव डिस्ट्रक्शन। और जब ये लहरें या तरंगे तटीय इलाकों में पहुंचते हैं तो इनका जो है ऊंचाई बढ़ जाता है, और ये जब धरती से टकराते हैं तो बहुत बड़ी तबाही मचाते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, टाइड्स यानी ज्वार भाटा। टाइड्स आर द periodic rise and fall of the water level in the sea which occur at regular interval twice a day, यानी ज्वार भाटे जो हैं पीरियोडिक ऊपर और नीचे होना, यानी एक अंतराल के बाद यानी नियमित अंतराल के बाद एक दिन में 2 बार ये जब वाटर लेवल में जो फॉल एंड राइज होता है यानी ऊपर और नीचे होते हैं तो इसको हम ज्वार भाटा कहते हैं। व्हेन द लेवल ऑफ सी वाटर राइजेज इट इज हाई टाइड, यानी जब समुद्र का जल स्तर बढ़ता है तब इसे हम हाई टाइड कहते हैं। और व्हेन द लेवल फॉल्स, और जब वो पानी का स्तर जब नीचे आ जाता है तो उसे हम लो टाइड कहते हैं। टाइड्स आर कॉल्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन। अब टाइड उत्पन्न क्यों होते हैं? तो ये ज्वार भाटा जो हैं वो चंद्रमा और सूरज के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होते हैं। द मून एक्सर्ट्स ए लार्जर ग्रेविटेशनल पुल देन द सन। चंद्रमा जो है सूरज की अपेक्षा ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल डालता है, दो इट इज स्मॉलर इन साइज। हालांकि चांद सूरज की अपेक्षा छोटा है लेकिन वो गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा डालता है। दिस इज बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज लेस कंपेयर्ड टू दैट बिटवीन द, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज, अर्थ एंड द सन। द हाइट ऑफ टाइड्स इज नॉट द सेम एवरी डे ऑफ द मंथ, यानी ज्वार भाटा की जो ऊंचाई होती है वो महीना के हर दिन एक समान नहीं होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द मून एंड द सन विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ, यानी जो हाइट है वो इस बात पर निर्भर करता है कि चंद्रमा सूरज की स्थिति कैसी है पृथ्वी से। ड्यूरिंग द फुल मून, जिसे हम पूर्णिमा कहते हैं भारत में, एंड द न्यू मून जिसे हम अमावस्या कहते हैं भारत में, द अर्थ मून एंड सन आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। पृथ्वी, चांद और सूरज एक सीधी रेखा में हो जाते हैं
The moon and the sun exert their combined gravitational pull in the same direction, resulting in extra high tides. तब जब ये तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तो उस समय ये संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल डालते हैं इन द सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में, इसलिए उस समय ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं. दीज आर नोन एज स्प्रिंग टाइड्स, इसको कहते हैं. इन द फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर्स ऑफ द मून द सन एंड द मून आर एट राइट एंगल्स विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ. दे नलिफाई ईच अदर्स ग्रेविटेशनल पुल रिजल्टिंग इन वेरी लो टाइड्स नोन एज निप टाइड्स. यानी जो बहुत छोटे तरंगे होती हैं, छोटी तरंगे होती हैं, उन्हें हम निप टाइड्स कहते हैं. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइड्स. यानी ज्वार भाटा जो होते हैं उनके महत्व क्या है. टाइड्स आर यूजफुल टू अस इन दिस वेज. तो ये जो ज्वार भाटे हैं वो हमारे लिए इस प्रकार फायदेमंद हैं, लाभदायक हैं. ड्यूरिंग हाई टाइड व्हेन द वाटर लेवल नियर द कोस्ट राइज, बिग शिप्स कैन इजीली इंटर और लीव हार्बर्स. द कांडला पोर्ट इन गुजरात इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ टाइडल पोर्ट. यानी जब ऊंची तरंगें उठती हैं एंड व्हेन द वाटर लेवल नियर द कोस्ट राइजेज, यानी समुद्र के तटों पर जो जल का स्तर होता है, तब उस समय बिग शिप्स कैन इजली इंटर और लीव हार्बर्स. तो बड़े बड़े जो जहाज होते हैं वो बंदरगाह पर आ सकते हैं या वहाँ से जा सकते हैं. भारत में जो गुजरात का कांडला बंदरगाह है वो इसी का उदाहरण है. टाइडल वाटर्स wash away the silt deposits from the mouths of big rivers and keep them open for vessels. और ये जो बड़ी बड़ी तरंगें और लहरें उठती हैं उससे जो गाद जमा होते हैं नदियों के किनारे वो बह जाती हैं. इससे जो नौवहन है वो सुगम हो जाता है. टाइड्स हेल्प इन फिशिंग टू. और ये ज्वार भाटा से मछली पालन और मछली पकड़ने का काम भी सुगम हो जाता है. और टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. जो ज्वार भाटा की शक्तियाँ होती हैं, ऊर्जा होते हैं, इससे बिजली बनाने में मदद मिलता है. सॉरी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, ओशियन करेंट्स. यानी महासागरीय धाराएं. ओशियन करेंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ ओशियन वाटर कंटिन्यूसली फ्लोइंग इन डिफिनिट डायरेक्शन. यानी एक निश्चित दिशा में जल का लगातार बहना एक धारा के रूप में, उसे हम ओशियन करेंट्स कहते हैं. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज. ओशियन करेंट्स मूव क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड एंटी क्लॉकवाइज इन साउदर्न हेमिस्फीयर. यानी जो महासागरीय धाराएं होती हैं वो क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त उत्तरी गोलार्ध में, और एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त दक्षिणी गोलार्ध में. ओशियन करेंट्स आर यूजुअली नैरो एंड मूव स्विफ्टली एट स्पीड ऑफ 3 to 10 km/h. यानी बहुत तेज़ी से ये जो है महासागरीय धाराएं बहती हैं. नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, इफेक्ट्स ऑफ ओशियन करेंट्स. यानी महासागरीय धाराओं के प्रभाव क्या हैं. ओशियन करेंट्स इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट एंड ह्यूमन एक्टिविटीज ऑफ द कोस्टल रीजन्स इन ए नंबर ऑफ वेज. यानी ये जो महासागरीय धाराएं हैं ये जलवायु को प्रभावित करती हैं और मानव की जो क्रियाकलाप हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, जो तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग होते हैं उनको अनेक प्रकार से प्रभावित करते हैं. वार्म ओशियन करेंट्स रेज द टेम्परेचर ऑफ द कोस्ट वाइल कोल्ड ओशियन करेंट्स लोअर द टेम्परेचर. यानी जो गर्म महासागरीय धाराएं होती हैं वो तटीय क्षेत्र का तापमान बढ़ा देती हैं, जबकि जो कोल्ड ओशियन करेंट्स होते हैं वो तापमान को कम कर देता है. winds that blow over warm currents are moist and bring rainfall to the coastal region. और जो हवाएं वार्म करेंट्स के ऊपर बहती हैं वो मॉइस्ट यानी नम होती हैं, जिससे वर्षा होती है. winds that blow over cold currents are dry, वो शुष्क होते हैं, and hence they do not cause any rain. और जो ठंडी धाराएं होती हैं उससे वर्षा नहीं होती है. इन प्लेसेज वेयर वार्म एंड कोल्ड करेंट्स मीट, यानी ऐसा जगह जहाँ पर ये गर्म और ठंडी धाराएं आपस में मिलती हैं. प्लेंटी ऑफ प्लैंक्टन्स आर फाउंड, दीज आर एक्सीलेंट फूड फॉर फिश. ये प्लैंक्टन्स जो होते हैं
वो मछलियों के आहार या भोजन के रूप में इस्तेमाल होते हैं। हेंस सच रीजन्स आर इम्पोर्टेंट फिशिंग ग्राउंड, यानी जहाँ पर गर्म और ठंडी धाराएं आपस में मिलते हैं वहाँ मछली बहुतायत में पाए जाते हैं। हाउएवर द मिक्सिंग ऑफ वाटर एंड कोल्ड ओशियन करेंट्स प्रोड्यूस डेंस फॉग इन दिस रीजन। लेकिन इसका एक नुकसान भी है, जिस जगह पर ये गर्म और ठंडा महासागरीय धाराएं मिलती हैं वहाँ पर बहुत घना कोहरा उत्पन्न हो जाता है। इट रिड्यूसेज विजिबिलिटी, इससे दृश्यता प्रभावित होती है। एंड इज डेंजरस फॉर शिप्स, और जहाज़ों के लिए बहुत खतरनाक हो जाती है। ओशियन करेंट्स इन्फ्लुएंस नेविगेशन, शिप्स सेलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करेंट विल सेल फास्टर एंड सेव टाइम एंड फ्यूल। ओशियन करंट जो होते हैं वो नेविगेशन यानी नौवहन, यानी समुद्र में या महासागर में चलने वाले पानी के जहाज़ों के आवागमन में मदद करते हैं। शिप सेलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करेंट, यानी जब जहाज़ें समुद्र के धाराओं के साथ आगे बढ़ती हैं तो वो तेज़ी से चलती हैं, जिससे समय और ईंधन का बचत होता है। आई थिंक यू विल हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर। रीड द चैप्टर वंस अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। If you find any kind of difficulty in understanding the concept, contact to me. I will help you. We will meet in next video. Till then, take care of your health. Namaskar.